है कि आरक्षण एक ऐसा विषय है जो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में एक गंभीर विषय बनता जा रहा है और लगातार इस मुद्दे को लेकर के हर पार्टियां राजनीति करती आ रही हैं। सत्ता मिलता भी है, सत्ता से बाहर भी होते हैं। लेकिन बिहार में इन दिनों जो विपक्षी दल है, राष्ट्रीय जनता दल, इस विषय को लेकर के सरकार को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है। बिहार में विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो भी जारी है और इस विषय को लेकर के जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, सरकार को चौतरफा जो है वो घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं कि जो आरक्षण 65% उनके कार्यकाल में किया गया था उसको पुनः बहाल किया जाए। लेकिन इस विषय को लेकर के जो एक गंभीर बारीकी विषय है उस पर किसी की निगाह अभी तक नहीं जा रही। उसी मुद्दे को लेकर के आज हमारे साथ राजद के प्रदेश महासचिव उमेश राय मौजूद हैं और उसी बारीकी को वो हमें समझाएंगे और आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि आरक्षण सिर्फ राजनीति का मुद्दा ही नहीं बल्कि समझना पड़ेगा कि आबादी के हिसाब से जो आरक्षण सरकार की तो से किया जा रहा है उसकी सच्चाई क्या और क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले सर आपका हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया आपके चैनल को, आपके दर्शकों को। सर एक सवाल है आरक्षण, आप लगातार इसको मुद्दे को उठाते रहते हैं। जो मौजूदा परिस्थिति है बिहार की राजनीति में आरक्षण को लेकर के वो क्या है और क्या होना चाहिए, हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बिहार सरकार के जो इनके जो हाई कोर्ट के जो इनके वकील हैं, जो सॉलिसिटर जनरल या जो भी है इनके ये लोगों ने इस विषय को, आरक्षण को, सूची को ठीक से रखा नहीं। हाई कोर्ट में नहीं रखा। 15(4) और 16(4) में संविधान में लिखा हुआ है कि जितने पिछड़े और वर्ग के लोग हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से हैं, संविधान की धारा 15(4) और 16(4) में, इसको इन लोगों ने रखा नहीं। दूसरी बात ये भी है कि हमारे यहाँ जो जज हैं वो कोई मेरिट से बहाल होते नहीं, भाई भतीजावाद से बहाल होते हैं और 90% के करीब में जो है अपर कास्ट के जज हैं। उनको आरक्षण से दूर से और पिछड़ों के आरक्षण से खास तौर से उनको है, दलितों के आरक्षण से बैर है, आदिवासियों को मिल रहा है तो उनसे इनको दिक्कत हो रही है। ये नहीं चाहते हैं कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक भी समाज के मुख्य धारा में, देश के मुख्य धारा में आवे। इसी कारण जो है तो यहाँ का ये और जानबूझ के रद्द कर दिया है। एक तो इन्होंने सही बात रखा नहीं और जो रखा भी तो वो मानसिक रूप से तैयार थे कि इनको आरक्षण खत्म कर देना है। मेरा उसमें सीधी सी बात करना है कि आज सभी वर्ग है जिसको आरक्षण प्राप्त करते हैं, चाहे आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो या अपर कास्ट है, सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण है। 10% अपर कास्ट है, 10% रिजर्वेशन है, 14% दलित हैं उनको भी आरक्षण है, जितने आदिवासी हैं उनको अभी आबादी के हिसाब से उनको आरक्षण मिल रहा है। पिछड़े वर्ग को क्यों नहीं मिल रहा है उसकी आबादी के हिसाब से? हमारे दर्शकों को सही समझाने का प्रयास कीजिए कि जो स्वर्ण है उसकी आबादी कितनी है, उसको कितना प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है, पिछड़ों में किसकी आबादी कितनी, उतना उसका कितना प्रतिशत आरक्षण लोगों को मिल रहा है। वही बात मैं कह रहा हूँ जी कि अभी लगभग 70% के करीब में सो पिछड़े वर्ग की आबादी है। ठीक। और हमको 6,743 जातियां हैं, उपजातियां मिला जुला करके है। मेरा इसमें खास तौर से ये कहना है कि ये जो इनकी जो आबादी है, इनके आबादी के हिसाब से सबको जब जात के आबादी के हिसाब से दे रहे हैं, इनको देने में क्या दिक्कत है? जिसकी जितनी आबादी है जो मेरिट में होगा उसको हो जाए। स्वर्ण की आबादी कितनी? 10%। आरक्षण कितना मिल रहा है? 10%। ओबीसी की आबादी कितनी होगी? उसकी 70%। आरक्षण कितना है? 17 से 27%। तो ये सवाल सबसे गंभीर ये है कि जब आरक्षण स्वर्णों को आबादी के हिसाब से 100% मिल रहा है तो जो बचा हुआ आरक्षण है स्वर्णों के हिसाब से, या आपका निष्कर्ष ये कि जिसकी जितनी आबादी उस हिसाब से उसको आरक्षण दिया जाए? इसी के लिए ना, ये देखिए केंद्र सरकार जो जातीय जनगणना से भागती है उसके पीछे यही कारण है कि यह देश में जो अंग्रेज जिस समय आए थे वो कराते थे तो उसके पीछे भी कारण था। बाबा साहब जो लड़ाई लड़ रहे थे तो बाबा साहब ने कहा कि भाई हमको तो ये सवर्ण देंगे नहीं। अब मान लीजिए कि यादव की बात है, 15% आबादी है, ये तो हम नहीं कहते हैं, ये आंकड़ा बताता है। और क्लास 1 में 1.5% है। एक भी देश भर में जज नहीं है, 3000 जज है, उसमें एक भी जज यादव नहीं है। उसी तरीके से अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े में है कुर्डी है, कुम्हार है, कहार है, लोहार है, बरई है, सोनार है। इनमें से आप ढूंढने पर भी कहीं एगो जज नहीं मिलेगा।
तो जब तक इनका एक तो बहाली की प्रक्रिया गड़बड़ है, संविधान की धारा 312 में लिखा हुआ है कि इंडियन जुडिशियल सर्विस कमीशन का बहाल होगा। ये बाबर में बहाल हो जाना चाहिए, जैसे आईएएस का हुआ उसी समय से होना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और इसलिए ये नहीं करते हैं कि इनके भाई भतीजावाद नहीं चल पाएगा। तो भाई भतीजावाद तभी चलेगा जब इनके बाद से इनके जो जो जज हैं उसको कॉलेजियम कराएंगे। ये मैंने हमारे मेरे क्या कहते हैं, तेरे ब्याह में हम अगना में, तो यही हो रहा है। और नतीजा आपकी मांगे क्या है कि जिसकी आबादी उस हिसाब से उनको आरक्षण दे दिया? हमारी मांग मोटे तौर से यही है कि जिसकी पुरानी बात जो डॉक्टर लोहिया के जमाने से आ रहा है, और फिर बाहर सारे लोग समाजवादी लोग लगाते थे कि जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आज 35% रिजर्वेशन मिलता है अपर कास्ट को। लेकिन सत्तारूढ़ दल जो एनडीए है वो लगातार कह रहे हैं कि अब ये मामला न्यायालय में चला गया, सरकार कुछ नहीं काहे कर का सकती। न्यायालय में कौन है जज? जज तो थे चीफ जस्टिस। उसने बड़ा इम्पोर्टेंट बात सवाल आपने उठाया। संविधान में चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं भगवान राम को याद करके मैंने फैसला दिया। इतना इससे गिरा हुआ क्या बात हो सकता है? चीफ जस्टिस यह कह रहा हो, उसको संविधान नहीं याद आए, भगवान राम याद आ रहे थे। जो बाबरी मस्जिद बौद्ध उसके खनने के बाद सारे बौद्ध के स्तूप मिले हैं। मान लीजिए मुसलमानों ने अगर उसको बौद्ध मत को तोड़ दिया, बना दिया, चलिए हम मान लिया, आपको राम कहाँ से पैदा हो गए उस जगह पर जाकर के? और वहीं पर पैदा राम हो गई। तो बोले तो बीपी सिंह की सरकार को पिछड़े का जब आरक्षण का सवाल हुआ तो इन लोगों ने एक धर्म का ठेका ले लिया और यहाँ के लोगों को भ्रमित करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी सर जो बारीकी आप बोल रहे हैं ना, देश की बिहार की जनता इस बात को समझ चुकी है कि भाई सही में ये जब न्यायालय में चला गया तो न्यायालय से बढ़कर तो इस देश में कुछ है नहीं, फिर सरकार इसमें कर क्या सकती है? न्यायालय में कहीं कुछ नहीं मामला है। कौन कहता है न्यायालय में? न्यायालय भी लोग तो ठीक से नहीं चाहते हैं लटकाने के लिए। ये तो लटकाने के लिए ये हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेते हैं। इसमें साहब जो संविधान है। थोड़ी देर के लिए आपसे कानून ये समझना चाहते हैं, मान लेते हैं कि बीजेपी जो कहती है वो सही है, तो क्या उसके अलावा सरकार के कोई अधिकार प्राप्त है कि न्यायालय से हट करके आरक्षण 65% लागू कर? संविधान में जो बात लिखा हुआ है उसको क्या न्यायालय, उस संविधान से ऊपर तो न्यायालय नहीं है। यही बात मैं कह रहा हूँ कि ये जातिवादी जो न्यायालय हमारा भारत का है, इसमें जो 90% लोग हैं उसकी आबादी नगण्य है, 2-3% है। तो जब इनकी आबादी अगर मिल जाएगी तो वो भी अपना फैसला सही करेंगे। अच्छा, ये 65% आबादी को ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? क्योंकि एक बड़ा तबका 65% का जो है वो आज भाजपा का कैडर वोटर बना हुआ और वही भाजपा आरक्षण से उसको दूर करती है। हाँ, तो असल में है कि अब जिसको नहीं समझ में बात आती है, जो आदमी है, बड़ी अच्छी बात किसी ने कहा कि कोई आदमी जो है चमार रेस्टोरेंट, दुसाद रेस्टोरेंट, धोबी रेस्टोरेंट, पासी रेस्टोरेंट खोल करके देखे तो हिंदू का बुखार तुरंत उतर जाएगा। तो सवाल है कि जो नहीं समझ रहा है इसलिए उनको मौका मिल रहा है। उसको तो हिंदी का चाशनी पिलाए हुए है, उसको ये बात समझ नहीं आता। जिस दिन समझ में आएगा उस। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। उस दिन वो उसके खिलाफ बगावत करेगा। सर, बिहार का विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। 2 दिन पहले सत्र के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव की आरक्षण विषय पर हमला किया। उनका बहुत मजबूत पक्ष था सम्राट चौधरी का। उनका कहना था कि 15 साल कमोबेश आपके मम्मी पापा ने इस राज्य में शासन किया, उस समय आपको आरक्षण क्यों नहीं याद आया? लेकिन ये जो 65% आरक्षण, ये तो नीतीश सरकार की देन है, आपकी तो देन भी नहीं है। ठीक है, आपने अल्पकाल से आपने नीतीश के साथ जो है सरकार में रहे, लेकिन ये तो श्रेय 65% का नीतीश कुमार को जाता है, आपको तो नहीं जाता है। तो उनका जो ये सवाल था कि 15 साल जो है लालू और राबड़ी जी ने यहाँ शासन किया बिहार में, उस समय उनको आरक्षण क्यों नहीं याद आया? इस पर आप क्या प्रतिक्रिया? आरक्षण बिहार में 78 से हुआ और 2 बार मैं जेल भी गया था आरक्षण के लिए, और काफी दिनों तक 1.5-2 महीने तक जेल में था कि आरक्षण लागू हो, और कर्पूरी ठाकुर जी ने इसको 78 से लागू किया।
सभी के लिए आरक्षण लागू किया। तो आरक्षण जब जिसमें लागू हुआ, उसमें 25% लागू हुआ था पिछड़ों के लिए, पिछड़े और अति पिछड़े मिला के 12 और 8 20%, और 3% लागू हुआ था जो महिला के लिए, और 3% लागू हुआ था जो अपर कास्ट के गरीब लोग हैं इसके लिए। 26% रिजर्वेशन लागू हुआ था उस समय। उससे पहले हम लोग के दबाव में लागू किया। कर्पूरी जी को की सरकार में ही 78 में ही ये लागू हुआ, और उसके खिलाफ लोगों ने 79 में जाके बगावत करके कर्पूरी जी को हटा दिया। उसके बाद फिर लालू जी आए तो उससे थोड़ा परसेंटेज बढ़ा, और उसके बाद जब बीपी सिंह की सरकार बनी, मंडल कमीशन हुआ, फिर लागू हुआ, उसके बाद से तो फिर 27% का आरक्षण पूरे देश में है जो लागू हुआ मंडल कमीशन लागू होने के बाद। अब इनको इतनी ज्ञान, इतना समझ नहीं है, नाबालिग होते हुए एक बार लालू जी ने इनको मंत्री बना दिया, एमएलसी बना दिया। तो लालू जी की गलती है, जो मानते हैं। और ये लोग जो है सो मतलब वो ढोल बजाते हैं बजनिया के जैसे ये है। ये लोग मंत्री फंत्री के लायक थोड़े ही हैं। ये लोग तो है कि अपना उसको खुश करने के लिए, बीजेपी के लोग जो है कैसे खुश हो जाएंगे, उसको खुश करने के लिए अलाप शराब जो है सो बोलते रहते हैं। 15 साल 20 साल 15 साल 20 साल भूला नहीं किया अभी, उसको तो बीते हुए 20 साल होने जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं उसको न बताना चाहिए। आप क्यों कहते हैं कि आपके हमारे दादा क्या करते थे, आप क्या कर रहे हैं सो न बताइए। आप तो नाबालिग के जैसे बात कर, नालायक की बात कर रहे हैं आप। ये तो बात कहीं से भी नहीं आता है कि आपके 15 साल में क्या, तो 15 साल में क्या रिजर्वेशन हटा दिए थे लालू यादव? नहीं, उनका कहना था कि ये जो 65% जो आप हल्ला कर रहे हैं तेजस्वी जी, तो 65% जो नीतीश सरकार की देन है, वो तो आपने इसका कोई कंट्रीब्यूशन आपका नहीं है। तो उस समय जातीय गणना नहीं हुई थी बिहार में, उसको पता भी नहीं था कि यहाँ कितनी % आबादी है। इसका पता तो तब हुआ जब मंडल कमीशन आया, उसने कहा 6743 पिछड़ी वर्ग की जातियां हैं, तब उसको ये जानकारी मिली। उसके बाद आया ये बिहार में जो जनगणना हुआ, गणना हुआ, जातीय गणना हुआ, तब पता चला कि इसका कितना % आबादी है। तब भी उसको पुराना हक नहीं मिला, उसको मिलना चाहिए 75%। जो जनरल का जो मेरिट जनरल जो सीट है वो अपर कास्ट के लिए है, और रिजर्वेशन में इनको पिछड़े को न मिले, इसके लिए ये सब जो बीजेपी चाहता है वही ये करते हैं, यही बोलते हैं। एक सवाल सर समझना चाहेंगे कि आरक्षण विषय एक गंभीर विषय हर राजनीतिक पार्टी का रहा है। बीजेपी भी हालांकि बीजेपी की हम लोगों को जितनी समझ है, ये समझ में आती है कि इसकी 2 नीति है। एक नीति है जो पूरा देश देख रहा है, एक उसकी अंदरूनी नीति अपनी होती है। बीजेपी भी कहती है कि हम आरक्षण के पक्ष में, हम तो आरक्षण का विरोध कहाँ कर रहे हैं, लेकिन अंदर की क्या बात है सारे लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं उसको। 2 ग्रुप यहाँ पे तैयार हो रहा है। एक है सरकार के सामने आरक्षण पर का दबाव बना करके फिर से 65% पर ले जाना, या जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से आरक्षण जो है वो उसको कर देना प्रतिशत के हिसाब से। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी चीज ग्राउंड लेवल पे है, चुनाव के समय में ये जो 65% लोग हैं, इसमें से एक बड़ी आबादी आज भी भाजपा का कैडर है, जो भाजपा आरक्षण का विरोध करती है अंदरूनी तौर पर। लेकिन आपके जैसे बड़े नेता, एक समाज सेवी हैं, आप धरातल से जुड़े हुए हैं, सैकड़ों लोग आपके फॉलोअर हैं, आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बनाते हैं कि वो 65% को जो समझाया जा सके कि भाई भाजपा की क्या सच्चाई, इसके दोनों चेहरों को समझो। इसके लिए आप लोगों की कोई पहल होगी आने वाले समय में? हम लोग पहल कर रहे हैं, हम लोग पहल कर रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब लोगों तक समझाने में, लोगों को समझाने का प्रयास में हम लोग है, लोग कर रहे हैं, सब जगह मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, कर रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी है, ये हिंदू बनाना चाहते हैं, पिछड़ा दलित को हिस्सा देना नहीं चाहते हैं। और पिछड़ा दलित का जब तक है, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जब तक पिछड़े दलित को उसका हिस्सा विशेष अवसर नहीं मिलेगा तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं। ये तो पढ़ने का आज भी चला रहे हैं कि विद्या शिक्षा को खत्म कर दे, स्वास्थ्य को खत्म कर दे। ये विकास के नाम पर खाली ये जब विदेश में इसको रेल बेच देना, सेल बेच देना, जहाज बेच देना, सब कर रहे हैं, और इससे इनको कुछ नहीं देना है। जितना हर साल जो ऋण मिलता था उतना ही मिलेगा, लेकिन ये मंत्री आके बांट रहे हैं, बैंक नहीं बांटेगा, अब मंत्री आके बांटेंगे। यही है, ये पुरानी बोतल में नया शराब का ये प्रचार कर रहे हैं। इनको
विकास से कोई दूर दराज का मतलब नहीं है। आज हमारा जीडीपी कितना नीचे गिर गया। हम गरीबी रेखा में कहाँ पर थे, 35 नंबर पर थे, अब हम लौट कर चले आए हैं 150 नंबर पर चले गए हैं। हमारे जो संसाधन है उसका कितना बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। पूरे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था एकदम चौपट हो गई है, लेकिन इसको एक ही है कि पिछड़े दलित को हिस्सा नहीं देना है। ये हैं राजद के प्रदेश महासचिव श्री उमेश राय, जिन्होंने आरक्षण के विषय को लेकर के खुलकर के अपनी मांग रखी कि जब इस देश की 11% स्वर्ण आबादी को 10% आरक्षण मिल सकता है तो इस देश के 65% ओबीसी को 27% ही आरक्षण क्यों मिलेगा। सवाल तो उनका गंभीर है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब देश की मौजूदा सरकार ने ये तमाम मामले को ये कह कर के टाल दिया कि सारे मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है, तो आने वाले समय में क्या इसके हल या परिणाम निकलेंगे वो देखना बाकी है।